तो मैं सोचता हूँ कि पंजाबियों में सब चीज़ें अच्छी है, थोड़ा सा उनका सेंटिमेंटल जो स्वभाव है, एकदम तुरंत आवेश आ जाना, उसके कारण से मैं सोचता हूँ कि उस पर कैसे कंट्रोल हो। मतलब क्या है कि उनको कभी एक चीज़ गलत तो गलत ही गलत लगी। एक तरह से यहाँ गुरुओं की वाणी लोगों के दिन भर के काम में भी उसमें रहती है जी। जैसे किरत करो, नाम जपो और दान छको। गुरु नानक देव के 3 शब्द हैं। ये आज भी लोगों के दिल और दिमाग में उसी तरह से है। यहाँ जो पिछली बार जो बाढ़ आई थी, जब लगभग 12-13 जिले पूर्णतः पानी में थे, सामान जो है ना ट्रैक्टरों में लद कर आ रहा था, कौन भेज रहा था किसी को पता नहीं था। इसका मतलब यह है कि मानवता की सेवा करना यहाँ के रग रग में आज़ादी के बाद बलिदान हुए हैं, उस पर सबसे ज़्यादा अगर किसी की संख्या है शहीदों की तो पंजाब की है। मैं उस जगह भी गया जहाँ दोनों बच्चों का बलिदान हुआ और जो दीवारों में चुने गए साहिबजादों, तो मेरी आत्मा जो है ना एकदम सहल गई। पर जो मैंने यहाँ कमी देखी वो मैंने नशा देखा। 3 जगह मुझे माताएं बहनें खड़ी हुई, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि गवर्नर साहब और कुछ कर सको तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, पर हमारे बच्चों को नशे से बचा लो। तो ड्रग के इशू में आपने क्या स्टडी किया सर? इसकी वजह क्या लगती है आपको? क्यों नौजवान ड्रग की तरफ जा रहा है और इसका हल क्या है? बच्चे को खेल का मैदान मिल जाएगा तो वो निश्चित रूप से उस दिशा में नहीं जाएगा और उसकी खेलने में जो रुचि हो जाएगी। दूसरा यह है कि हमने जो बच्चे तैयार किए वो सब सरकारी नौकरी के लिए तैयार किए, हमने बच्चों को स्किल नहीं सिखाई। यहाँ ड्रग के जो व्यापारी हैं वो भी बड़े मजबूत व्यापारी हैं, क्योंकि जब तक कोई ड्रग उठाने वाला नहीं मिलेगा तो कोई यहाँ डालने थोड़ी आएगा। हमारे यहाँ सर एक पैरेलल डिबेट चलती है, राजस्थान का रेफरेंस दिया जाता है कि हमारे यहाँ जो बुक्की है, डोडे है, वो लीगल कर देने चाहिए। आपका इस पे क्या तर्क है? आपको लगता है कि इससे नशा कम हो जाएगा? लेकिन जैसे हम चित्तौड़ जिले के, मैं राजस्थान में, यहाँ हम अफीम बहुत पैदा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अफीम खाने वाले लोग नहीं के बराबर हैं जी। तो ऐसा पैदा करने वाला अफीम खाएगा कोई ज़रूरी नहीं है। सर सेंटर में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, पंजाब की सरकार का हमेशा ये शिकवा रहता है केंद्र के साथ, सहयोग केंद्र की तरफ से नहीं मिलता जिस तरह का मिलना चाहिए। पंजाब को वित्तीय पैकेज की ज़रूरत है, पंजाब में इंडस्ट्री आनी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? दुर्भाग्य क्या रहा है कि पंजाब में पिछले लंबे समय से कानून व्यवस्था के बारे में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਨਜੀਵਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਵੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ किस तरह देखते हैं ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ भी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका धन्यवाद केसरी ग्रुप का, क्योंकि मैं बहुत प्रारंभ से, जब से विद्यार्थी था तब से पढ़ता हूँ और जितना देश के लिए और पंजाब केसरी ने जो बलिदान दिए हैं वो सारा देश आज भी उसको जानता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बहुत लंबा अरसा राजस्थान की में पॉलिटिक्स की है, उसके बाद असम में गवर्नर रहे आप और आज पंजाब में हैं। दूसरी स्टेट्स के मुकाबले पंजाब को आप कैसे देखते हैं? क्या फ़र्क लगता है आपको ह्यूमन बिहेवियर का, यहाँ के कल्चर का और चीज़ों का? देखो क्या है कि पंजाब को जैसा मैंने पढ़ा वैसा मैंने यहाँ आकर के अनुभव किया।
एक तो ये क्या है कि गुरुओं की धरती है, जी एक तरह से यहाँ गुरुओं की वाणी लोगों के काज काम में, मन दिन भर के काम में भी उसमें रहती है। जी जैसे किरत करो, नाम जपो और दंड छको, गुरु नानक देव के 3 शब्द हैं। जी ये आज भी लोगों के दिल और दिमाग में उसी तरह से है। और इसको मैंने देखा है यहाँ जो पिछली बार जो बाढ़ आई थी, जब लगभग 12-13 जिले पूर्णतः पानी में थे, उस समय में जिस तरह से लोगों ने लोगों की मदद करके उनको बचाने का प्रयास किया, मतलब अपनी जान पर भी खेल करके उन लोगों को सुरक्षित निकाला। और इतने लंगर, मतलब जितने भी गुरुद्वारे थे वो 24 घंटे लंगर का काम कर रहे थे। सामान जो है ना ट्रैक्टरों में लद लद कर आ रहा था, कौन भेज रहा था किसी को पता नहीं था। इसका मतलब यह है कि मानवता की सेवा करना यहाँ के रग रग में समाहित है, और अपनी जान दे करके भी दूसरों बचाने का भी इनका स्वभाव है। जी तो वास्तव में जैसा मैंने पढ़ा कि बहादुरों का मुल्क है, तो वैसे मैंने फौजियों के बारे में भी देखा है। जितना देश को आज़ादी के बाद बलिदान हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की संख्या है शहीदों की, तो पंजाब की है। बड़े से बड़े अधिकारी आज भी फौज में जिन्होंने देश का कई लड़ाइयों में नेतृत्व किया, वो यहाँ के हैं। शिक्षा भी यहाँ की बहुत अच्छे स्तर की शिक्षा है। तो जितने भी गुरुद्वारे हैं, मैं जो जाता हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में मैं उस जगह भी गया जहाँ दोनों बच्चों का बलिदान हुआ और जो दीवारों में चुने गए। साहिबजादों का। तो निश्चित रूप से मुझे जो है ना वो जोरावर फतेह सिंह का जो बलिदान है उसको प्रत्यक्ष वहाँ देखने का मौका मिला, तो मेरी आत्मा जो है ना एकदम सहल गई कि बलिदान आदमी सर से तो दे सकता है, लेकिन एक एक ईंट के साथ उसके सामने सवाल हो और उसका भी जवाब वो अपने संस्कारों के अनुसार दे। जी इसका मतलब धरती वास्तव में बहुत ही, और यहाँ की खेती के कारण से केवल और केवल देश की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, एक तरह से अब दुनिया की भी आवश्यकताओं को पूरी करने वाली ये धरती है। जी सर। तो यहाँ सब चीज़ें उपलब्ध है, पर जो मैंने यहाँ कमी देखी वो मैंने नशा देखा। जब मैं बॉर्डर के 6 जिलों में वहाँ बनी हुई विलेज कमेटियों की मीटिंग में गया था, तो मुझे सुन कर के बहुत दुख हुआ। जी 3 जगह मुझे माताएं बहनें खड़ी हुई, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि गवर्नर साहब और कुछ कर सको तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, पर हमारे बच्चों को नशे से बचा लो। हमारा बच्चा हमारे पर हाथ उठाता है, कई बार मजबूर होकर के उस बच्चे को तड़पते हुए देखकर हमको उसका नशा का ला करके देना पड़ता है। तो इस स्थिति से आप किसी तरह से हमारी मदद करो तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, नहीं तो हमारे सारे नौजवान बच्चे जा रहे हैं, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में, तो हमें ये बहुत पीड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती बतौर गवर्नर आप स्टेट के लिए क्या मानते हैं? तो उसका कारण यह है कि एक तो क्या है कि बेरोज़गारी के कारण से भी इस ड्रग का जो प्रचार है, दूसरा क्या है कि पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ कर के बार बार देख लिया कि वो उसमें सफल नहीं होता है। भारत को, नौजवानों को कैसे कमज़ोर किया जाए, उसके लिए वो उसका एक मिशन बना हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान स्वयं की इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी महंगी चीज़ें इस तरह से आकर के डालता जाए और उसमें से आधी से अधिक पकड़ी जाए, उस नुकसान को भी बर्दाश्त करे। इसका मतलब यह है कि और शक्तियाँ भी जो भारत को कमज़ोर करना चाहती है, वो नशे के आधार पर नौजवानों को, क्यों भारत बिल्कुल युवा देश है, और युवा देश को अगर कहीं कमज़ोर किया जा सकता है किसी लंबे तरीके से, तो वो नशा ही एक है। और उसके कारण से नशा पंजाब में ही नहीं है, अब तो लगभग देश में भी एक समस्या बनकर खड़ा हो गया। कि प्रधानमंत्री जी भी नशा विरुद्ध एक अभियान से ही जो है ना उनके डिपार्टमेंट ने भी चलाया। अभी 2 तारीख को, अगस्त को, प्रधानमंत्री जी लगभग देश के 1 करोड़ नौजवानों को संबोधित करेंगे और शपथ दिलाएंगे। इसका मतलब ये समस्या देशव्यापी समस्या बन करके हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको कमज़ोर करने का एक षड्यंत्र है, उससे हमको बचने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे आप बॉर्डर बेल्ट के गांव में गए, वहाँ पर आपने इश्यूज जो हैं वो कंसीडर किए, आपको सर फीड किया गया था या आपने सेल्फ एनालिसिस किया कि नहीं दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर,
इसको ठीक करने की ज़रूरत है? कि उसका कारण है, सबसे पहले सुखविंदर सिंह जी जो है, जो पत्रकार हैं, वो मेरे पास आए थे जी। कि मैं फलां तारीख से और बाबा बकाला से 3 दिन की नशा मुक्त का एक रैली कर रहा हूँ, पैदल यात्रा कर रहा हूँ। तो मैं बॉर्डर पे घूम के उस परेशानी को तो देख ही चुका था। मैंने कहा यार ये अच्छा माध्यम है कि मैं भी इनके साथ जाकर के जनता के बीच में इनके साथ रैली में चलूँ। तो 2 दिन मैं लगभग 13 किलोमीटर चला। तो जनता का जो समर्थन था, माता बहनों का जो समर्थन था, बच्चे जिस तरह से जुड़ रहे थे, मैंने कहा यार अगर वास्तव में ये अभियान केवल कानून से नहीं रुकेगा, ये जनता में जागृति जब तक नहीं होगी तब तक नशे को रोक नहीं पाएंगे। जी। तो ये मेरे को अच्छा माध्यम लगा। तो ये पहले कार्यक्रम में मैं उन गया, उसके बाद लगभग मैंने 15 दिन तक, कभी 3 दिन, कभी 6 दिन लगातार पैदल यात्रा जो है ना बॉर्डर पे की। तो लगभग सारा मिलाकर मैं 100 किलोमीटर लगभग पूरे पिछले साल में इस पैदल यात्रा के माध्यम से नौजवानों को, माताओं बहनों को, शहर के, गांव के लोगों को जोड़ करके उस यात्रा में जब निकले तो लगा कि जनता सहयोग करने को तैयार है, सब लोग प्रयास। इसलिए मैंने सारे वाइस चांसलरों को भी बुलाया अपने यहीं पर, उनसे भी कहा कि आप सब इसमें मदद करो। मैंने जितने धर्मगुरु हैं उन सबको भी यहाँ बुलाकर चर्चा की कि मैंने आप सब लोग भी इससे जुड़ करके, ये अभियान केवल मेरा राज्यपाल का अभियान नहीं है, ये यहाँ की जनता का अभियान बने, उसमें आप सब लोग मिल कर के सहयोग करो। तो काफ़ी कुछ सहयोग किया उस यात्रा में। मेरे को है ना एक तरह से ब्यास वाले जो है जी वो भी आए थे, बाकी लोग भी आए, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आए थे, अलग अलग विचारधारा के लोग भी आकर के उस यात्रा में चले थे। तो मुझे लगा कि ये जनता को साथ लेकर के चलने से इसमें हम कुछ रोक सकेंगे। तो ड्रग के इशू में आपने क्या स्टडी किया सर? इसकी वजह क्या लगती है आपको? क्यों नौजवान ड्रग की तरफ जा रहा है और इसका हल क्या है? नहीं, इसका कारण ये है कि रोजगार और खेल, 2 चीज़ें जो है वो बच्चों को इस तरफ जाने से रोक सकती है। बच्चे को खेल का मैदान मिल जाएगा तो वो निश्चित रूप से उस दिशा में नहीं जाएगा और उसकी खेलने में जो रुचि हो जाएगी। तो अब धीरे धीरे क्या है कि स्कूल में है चाहे कॉलेज में है, खेल की प्रवृत्ति पर जो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। केवल और केवल जब उनकी प्रतियोगिताएं होती है, चाहे तो जिले लेवल पे होती है चाहे राष्ट्रीय लेवल पे, उस समय ही तैयारी करते हैं। साल भर जो फील्ड में खेलने की जो आदत सामान्यतः बच्चे की होती है वो उसको नहीं मिल रही जगह। तो कुछ तो जगह के कारण से, कुछ फील्ड नहीं होने के कारण से, और कुछ जो है ना इस टीवी के कारण से भी बच्चों को उधर जो है ना इंटरेस्ट लगा है, तो उसके कारण से वो अपने जीवन को खेल में लगा नहीं पा रहे हैं। और दूसरा यह है कि हमने जो बच्चे तैयार किए वो सब सरकारी नौकरी के लिए तैयार की, हमने बच्चों को स्किल नहीं सिखाई जी। बाकी तो आज भी देश में ऐसे बच्चों की ज़रूरत है जो रोजगार जो आवश्यक है। आज आपकी तारीफ में आप बिजली के किसी खराबी हो गई हो, एसी ख़राब हो गया हो, तो आप 4 बार टेलीफोन करोगे तो वो आप आएगा। तो आपको आदमी चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है, बच्चे को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो हमने आवश्यकता के अनुसार हमारे बच्चों को स्किल तैयार करने के बनिस्पत हमने विश्वविद्यालय और कॉलेज में केवल पढ़ा करके उनको नौकरी की तरफ जो डाइवर्ट अंग्रेज़ों के समय से हुआ वो आज भी हम काबू नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की, इसको लेकर पंजाब सरकार के प्रयासों को आप कैसे देखते हैं? देखो, नशे के बारे में तो पंजाब सरकार ने भी मार्च 25 से पूरी ताकत लगाई है, इस पर कोई दो राय नहीं। मतलब जितने केसेज बने हैं, मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी राज्य में इतने केसेज ड्रग के खिलाफ नहीं बने। लगभग 48,000 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, 63,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, इतनी बड़ी सीजिंग हुई है। लेकिन उसके बाद भी जो ड्रोन के माध्यम से जो आ रहा है वो 100% हम काबू नहीं कर पाए। कारण क्या है कि हमने कुछ ड्रोन के एंटी ड्रोन भी बनाए हैं, केंद्र सरकार ने भी हमारी मदद की, बॉर्डर पर भी हमारी सब चौकसी है, राज्य सरकार ने भी 10 करोड़ रुपया दिया। लेकिन पहले बड़े ड्रोन आते थे जो दिख जाते थे और आसानी से काबू हो जाते थे। फिर अब उन्होंने ड्रोन की स्टाइल बदल दी है ना। कई ड्रोन इतने छोटे हैं कि उसकी आवाज़ तो महसूस होती है कहीं आ रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, तो उसके कारण से भी है। और दूसरा यह है कि यहाँ ड्रग के जो व्यापारी हैं
वो भी बड़े मजबूत व्यापारी हैं, क्योंकि जब तक कोई ड्रग उठाने वाला नहीं मिलेगा तो कोई यहाँ डालने थोड़ी आएगा। इसका मतलब यहाँ को उठाने वाला है, और उठाने वाला क्या है, उस व्यापार के माध्यम से पैसा कमाने के लिए एक तरह से वो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन जैसा मनुष्य का स्वभाव बना है कि मैं अधिक से अधिक पैसे वाला बनूं, इसके कारण से भी ये समस्या जो है सीमा से बाहर निकल रही। ड्रग का इशू सर आपको ड्यू टू पाकिस्तान लगता है या विद इन द कंट्री भी हमारे बहुत बड़ा कारोबार बन गया है? देखो, सामान्यतः अधिकांश जो हिस्सा है वो पाकिस्तान की तरफ से ही है जी ड्रग का। जहाँ भी आ रहा है, बॉर्डर के जो भी स्टेट हैं लगभग उन सब में एक तरह से आ रहा है। हमारे यहाँ जो नशा था वो अधिकांश अगर क्या तो अफीम के डोड़े का था, हमारे यहाँ बीड़ी सिगरेट था, कभी भांग और गांजा था, ये हमारे, और शराब था। ये ऐसे नशे हैं जो व्यक्ति को कई वर्षों तक जो है ना एक तरह से जिंदा रख सकते हैं। जी। नशा होने के बाद भी मरता नहीं। पर ये जो सिंथेटिक ड्रग जो आई है वो आदमी की ज़िंदगी 3-4 साल से ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। हमारे यहाँ सर एक पैरेलल डिबेट चलती है, राजस्थान का रेफरेंस दिया जाता है कि हमारे यहाँ जो भुक्की है, डोडे है, वो लीगल कर देने चाहिए। आपका इस पे क्या तर्क है? आपको लगता है कि इससे नशा कम हो जाएगा? देखो, मैं सोचता हूँ नशा कम करने के लिए तो इसके पैदावार पर ही हमको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इससे कई प्रकार की दवाइयों का भी निर्माण होता है, कई प्रकार की देश और विदेश में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो एकदम इस व्यापार को आप ख़त्म करने की स्थिति में तो नहीं हो। लेकिन जैसे हम चित्तौड़ ज़िले के हैं, मैं राजस्थान में, जहाँ हम अफीम बहुत पैदा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अफीम खाने वाले लोग नहीं के बराबर है जी तो ऐसा पैदा करने वाला अफीम खाएगा कोई ज़रूरी नहीं है जी है ना। जो लोग इसका प्रयोग करना प्रारंभ करता है वो इसका एडिक्ट हो सकता है जी। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ गाँव में भी शादी ब्याह में है, मरण मौत में है, तो ये प्रथा थी कि मतलब वो एक तरह से अफीम का जो है ना पानी गाल करके और आने वाले लोगों की मनवार करना एक तरह से हमारे कई समाजों में एक परिपाटी थी, तो उसके कारण से भी उसका कंजम्पशन होता है। पर हम अधिकांश कंजम्पशन जो कुछ पैदा करते हैं वो सारा एक तरह से इलीगल दृष्टि से बिकता है और उससे लोग आमदनी प्राप्त करते हैं। एक आदमी सर किसी भी वजह से वो ड्रगी हो गया, वो नशा करने लगा, उसका सेवन करने लगा, बट अब बात आती है कि उसको मुख्य धारा में लेके कैसे आना है। तो रिहेबिलिटेशन के लिए आपको क्या लगता है कि क्या प्रयास होने चाहिए? देखो, मैं सोचता हूँ, मैं राजस्थान में भी रहा हूँ, नशा मुक्त केंद्र को मैंने वहाँ भी देखा है, नशा मुक्त अभियान को भी मैंने देखा है। पर यहाँ जो है ना हर ज़िले में नशा मुक्त अच्छा केंद्र बने हुए हैं। सरकार ने पहले भी बनाए, कुछ चले कुछ नहीं चले, कुछ बंद हो गए, लेकिन अभी कुछ प्राइवेट लोगों ने, जिसमें विशेष करके विक्रम शाह जी ने, है ना, मैं उनके कई ड्रग एडिक्शन सेंटर पे गया हूँ। उन्होंने, हाँ, विक्रम साहनी जी ने, तो उन्होंने क्या है कि स्किल के साथ उन बच्चों को ड्रग छुड़ाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं और किसी न किसी स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उसके कारण से क्या है कि अधिकांश बच्चे जो है वो उस छूटने के बाद भी रोज़गार से जुड़ रहे हैं, तो उससे हो सकता है। एक उन्होंने अभियान चलाया है नौजवानों को अधिक से अधिक रोज़गार से जोड़ने के लिए, तो उन्होंने ऐसे अच्छे सेंटर बनाए स्किल के, जो आज की फैक्ट्री की आवश्यकता है, आज की उद्योग की जो आवश्यकता है, आज की जो कंपनियों की आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता के अनुसार ही उन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया और उस कोर्स के आधार पर वो बच्चों को ट्रेंड करके रहे। मेरे हिसाब से, मुझे फिगर से ही ध्यान है, तो उन्होंने एक साल में, पिछले साल में 5000 बच्चों को रोज़गार से जोड़ा है। अभी मैं गया हूँ लुधियाना में, 1000 बच्चों को एक साथ अपॉइंटमेंट लेटर, सारी एजेंसियां जो है ना उनके काउंटर लगे हुए थे। तो आपने देखा कि एक अकेली बच्ची ने, ये जो आपका पार्ले वाला है, ये 100 बच्चों को जॉब दिया है जी। तो विभिन्न, कोई प्लम्बर की ट्रेनिंग करी है, किसी ने जो है ना आईटी के बारे में कुछ किया है, किसी ने इंडस्ट्री की स्टार्टअप के बारे में कुछ प्रयत्न किया है, किसी ने किसी में किया है। तो यहाँ तक कि एयरफोर्स में बच्चे गए हैं, कुछ आर्मी में बच्चे गए हैं। तो एक तरह से जैसी स्किल हमें मजबूत करना चाहिए, उतने ही लोगों को रोज़गार। तो मैं सोचता हूँ उस ज़िले में अगर 1000 लोगों को एक ही साथ रोज़गार दिया जाए और एक ही दिन बैठ कर दिया जाए, अगर ऐसा अभियान बाकी सब लोग भी करें और हमारे इस नौजवान को काम मिल जाए, तो मैं सोचता हूँ उसको आसानी से
अगर वो नशे में करना लगा तो निकल सकता है, वो करने की ओर जाए ही नहीं, उससे पहले उसको रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। तो मैं सब बड़ी अच्छी बात सर आपने बोली कि आवश्यकता के हिसाब से स्किल डेवलप करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे देश में, नॉट इन पंजाब ओनली, जैसे बीएड हो रही है तो टीचर हमें चाहिए नहीं, इंजीनियरिंग हो रही है तो इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है। आपको लगता है कि इसकी कैपिंग होनी चाहिए कि अगर किसी क्षेत्र में हमारे पास जॉब्स नहीं है तो वो कोर्सेज फॉर द टाइम बीइंग बंद होने चाहिए? देखो, क्या है कि केंद्र सरकार ने अभी जो नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए हैं 2020 की, वो काफ़ी प्रयत्न करने के बाद पहली बार हर विद्यालय को, हर महाविद्यालय को, हर यूनिवर्सिटी को किसी न किसी स्किल से जोड़ने का प्रयास किया है। जी। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहे जो किसी न किसी स्किल के साथ जुड़ करके अपनी एजुकेशन को पूरी नहीं करे। तो हर बच्चा जो है वो नौकरी की ओर नहीं जा करके स्वयं इतना सक्षम हो जाए कि कई लोगों को नौकरी दे सके। तो मैं सोचता हूँ आईआईटी जो है हमारा, वो इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी पॉलिटेक्निक हैं वो काम कर रहे हैं। आजकल हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज ने भी समय की आवश्यकता के अनुसार कोर्सों को डिज़ाइन करने का शुरू किया है। हर यूनिवर्सिटी ने भी अपने सिलेबस को थोड़ा बहुत मोड़ा है और उसके आधार, तो मैं सोचता हूँ इसका इम्पैक्ट एक दिन में नहीं आएगा। ये 5-7 सालों के बाद जो है ना, हमारा जो नया आने वाला बच्चा है वो तो स्किल से जुड़ेगा। लेकिन जो पहले हमने केवल और केवल नौकरी के लिए जिन बच्चों को तैयार करके निकाल दिया, अब उन बच्चों की स्थिति बहुत है कि क्योंकि वो केवल और केवल सरकारी जॉब चाहते हैं और सरकारी जॉब की अपनी एक लिमिट है, उससे अधिक हो नहीं सकेगा। जी। तो उसके कारण से बेरोजगारी। फिर क्या है कि हमारे बीएड कॉलेजों की और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजों की, जो प्राइवेट कॉलेजों को भी मान्यता देने का एक रिवाज चला, तो वो इतनी अधिक संख्या में हो गई कि उनकी सीटें ही नहीं भरती है। जी। और उनके उस तरह से जो है ना, एक तो स्टूडेंट जाते नहीं हैं। जिस संस्था से लड़कों को रोज़गार तुरंत मिलता है उनमें तो एडमिशन नहीं मिलता है, और जो खुले हुए हैं वो केवल और केवल नाम के लिए खुले हुए हैं, उसमें उस प्रकार का पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि सरकार को इस बारे में देखना पड़ेगा कि हमें आवश्यकता कितनी है, कितने बच्चे खप सकते हैं, उसी के हिसाब से कोर्स का अगर डिज़ाइन करें तो मैं सोचता हूँ ये बहुत कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। सर, सेंटर में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, पंजाब की सरकार का हमेशा ये शिकवा रहता है केंद्र के साथ कि उस तरह का जो समर्थन है वो केंद्र की सहयोग केंद्र की तरफ से नहीं मिलता जिस तरह का मिलना चाहिए। पंजाब को वित्तीय पैकेज की ज़रूरत है, पंजाब में इंडस्ट्री आनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखो, ऐसा है नहीं। मतलब क्या है कि सरकारें तो हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार कई राज्यों में विपक्षी सरकारें भी होगी। जी। ऐसा नहीं, आपने देखा होगा दक्षिण में केरल में विरोध की सरकार रही, तमिलनाडु में रही, आंध्रा में रही, तेलंगाना में रही, कर्नाटक में रही, लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं रुका। जी। कारण क्या है कि उन्होंने सरकार के साथ लाइजन भी किया, विरोध के होते हुए भी मिल करके काम करने को अपने आप को कैसे करें। और पूर्वांचल को जो आपने देखा, मैं वहाँ एक तरह से राज्यपाल रह कर के आया हूँ लगभग 1.5 साल, तो मैं सोचता हूँ पहले वही पूर्वांचल था, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। पहले भी उनको 10% देना पड़ता था, 90% केंद्र देती थी, लेकिन वो उस पैसे का लाभ नहीं उठा रहा। अब जो परिवर्तन आया है तो उन्होंने उस पैसे को पूरा उठाया। जी। अब आप देखो, सरकार जो है ना मुफ्त अनाज देती है, सरकार की जितनी भी रेलवे की लाइनें हैं वो सबके लिए है, एयरपोर्ट है सबके लिए हैं। मतलब जितना भी सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसमें किसी के साथ भेद नहीं किया। जो उस कैटेगरी में आता है, अगर किसान सम्मान निधि मिलेगी तो देश के सारे किसानों को मिलेगी। अगर मुफ्त अनाज मिलेगा तो सबको मिलेगा। अगर हेल्थ कवरेज मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाने के बारे में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में डिफरेंस आ जाता है और उसको वो लेना नहीं चाहते। जैसे बंगाल ने नहीं लिया, वैसे ही कुछ चीज़ें हमने भी नहीं ली। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार भले ही किसी की भी हो, सरकारें तो आती रहेगी, बदलती रहेगी। पहले कांग्रेस की थी तो विपक्षी सरकारें भी थी, तो उसके कारण से नहीं है। लेकिन हमें हमारे स्टेट के विकास के लिए जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को अधिक से अधिक लाभ लेकर के प्रयत्न करना चाहिए।
सर, आज की तारीख में आप पंजाब की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या मानते हैं जिसको केंद्र पूरा कर सकता है या पंजाब की सरकार? देखो, मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा जो यहाँ जो एग्रीकल्चर का जो ढांचा है, इस एग्रीकल्चर को ढांचे में जैसे अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अब हमको उस हमेशा की जो खेती है उसको पैटर्न को बदलना पड़ेगा। हमें उसी ज़मीन में से ज़्यादा उत्पादन निकालने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तो एक तो उस दृष्टि से केंद्र और राज्य अगर दोनों प्रयत्न करें तो उसमें से दोनों का हो सकता है। फिर एक जो स्ट्रक्चर का जो विकास है उसमें केंद्र की मदद के बिना राज्य सरकार नहीं कर सकती। अगर मान लो उसको नेशनल हाईवे 6 लेन 4 लेन बनाना है तो केंद्र सरकार को मदद करके ज़मीन उपलब्ध करानी पड़ेगी, बाकी सब खर्चा वो करते। रेलवे का डेवलपमेंट करेंगे तो उसी तरह से होगा। नई नई इंडस्ट्री आए तो उसके लिए सबसे आवश्यक होता है लॉ एंड ऑर्डर। जी। दुर्भाग्य क्या रहा है कि पंजाब में पिछले लंबे समय से कानून व्यवस्था के बारे में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तो सामान्य तो जो इन्वेस्टर आता है वो अपना इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, उसको ये भय रहता है कि पता नहीं मैं यहाँ सुरक्षित व्यापार कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो जो बाहर के इन्वेस्टर आने चाहिए वो देश और दुनिया के, वो इन्वेस्टर हमारे यहाँ कम है। लेकिन हमारे यहाँ पंजाब में ही लोगों में स्किल बहुत है। लोगों ने जिस प्रकार के व्यवसाय खड़े किए, लुधियाना में आप देख लो, साइकिल का व्यवसाय ऐसा है जो दुनिया का 90% साइकिलें लुधियाना में बनती है। तो इसका मतलब हमारे पास ट्रैक्टर बनने का काम है, ट्रैक्टर कंप्रेसर बनने का काम है ना। एक तरह से जितना भी मशीनरी का काम है, टूल्स का काम है, वो यहाँ बहुत बड़ी स्किल है। पर उसका जिस तरह से दोहन होना चाहिए उसका वो दोहन नहीं हो पाया। एग्रेरियन स्टेट है पंजाब, आप जानते हैं, आपने जिक्र भी किया, बट पंजाब के किसान का स्टेट और फेडरल दोनों गवर्नमेंट से लगातार असंतुष्ट होना, सड़कों पर मुजाहरे करना, उनकी असंतुष्टि का कारण आप क्या मानते हैं और उसका हल क्या है? देखो, मैं सोचता हूँ असंतुष्टि हमेशा मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसको संतुष्ट करने के लिए कहीं न कहीं बैठना तो पड़ेगा। जी। बैठ कर के चर्चा करेंगे, दो बातें मानेंगे, दो नहीं मानेंगे। लेकिन हम बैठे नहीं, बात करें नहीं, मान लो आप कितने भी लड़ लो झगड़ लो, अंततोगत्वा आपको फैसला तो किसी टेबल पर बैठ के ही करना पड़ेगा ना। वो यहाँ स्वभाव कम है और उसके कारण से मैं सोचता हूँ कि हमको जो है ना, मेरी आज मान्यता है, मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे और सरकार के बीच में, सरकार दूसरी पार्टी की है, मैं दूसरी पार्टी का हूँ, मेरे कोई डिफरेंसेस नहीं आए, मेरे कोई टकराव नहीं आया, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता तो मैं उनको बुला लेता हूँ जी। और कि आप मुझे या तो समझाओ या मेरी बात आप समझो, दोनों में से जो ठीक हो। आपकी बात मुझे ठीक लगेगी, मैं आपको मान लूँगा, मेरी बात ठीक लगेगी तो आप मान लो, तो टकराव नहीं होगा। तो मैं सोचता हूँ कि सामंजस्य बना करके यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़े, ये तो सब लोग चाहेंगे। और उस स्टेट की जो वास्तव में आज की तारीख में दुनिया को अन्न दे करके बचा रहा है, उसके बारे में कोई निरादर तो कर नहीं सकता। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ जिस प्रकार के आंदोलन चलते हैं और खड़े हो जाते हैं, उसके कारण से सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे समय में कोई बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा। जी, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की और पिछले समय में विपक्ष के कई लीडर आपसे मिलकर गए और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उन्होंने आपके नोटिस में लेकर आए, तो उसका निवारण आप कैसे करते हैं, सरकार से कैसे राब्ता किया? देखो, मैं सोचता हूँ कि मुझे भी इस बात की चिंता है, विशेष करके ये जो डेली कहीं न कहीं शूटिंग होती है, कोई न कोई किसी को मार देता है। मेरे यहाँ चंडीगढ़ में भी पहली बार बिल्कुल बाज़ार के बीच में शूटिंग हुआ जी। तो उसके कारण से एक भय का वातावरण बन जाता है। और दूसरा क्या है कि यहाँ कुछ ऐसी गैंग हैं जो बाहर बैठ कर के भी ऑपरेट करती रहती है और यहाँ कुछ पैसों के आधार पर यहाँ लोकल लोगों को एंगेज करके और इस काम के लिए लगा देते हैं। जी। तो सरकार ने सख्ती करनी चाहिए, वो तो सख्ती कर रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसके लिए जब तक जनता का मनोबल भी नहीं होगा, अब एक आदमी सरे बाज़ार में अगर मार कर के निकल जाए, मान लो पुलिस की फोर्स या बाकी बाद में आया, तो कम से कम इतने बड़े व्यापारियों का समूह भी तो है यार। ऐसा क्या हो गया जिसके कारण से वो जो है ना, पर सारा आदमी भय, अगर भागते हुए आदमी को एक गाड़ी की हल्की सी टक्कर दो ना तो भी लंबा हो जाएगा।
लेकिन वो तो हिम्मत तो किसी को करनी पड़ेगी, तब तो जाकर के उनके मन में भय होगा कि केवल पुलिस ही हमको नहीं रोक पाएगी तो सामान्य जनता भी हमको रोकने का प्रयत्न करेगी। तब जाकर के मैं सोचता हूँ इस समस्या का, बाकी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो मैंने यहाँ अनुभव की है, कानूनी कार्रवाई सब होती है। मैं भी जो डीजी साहब को फ़ोन करता हूँ वो तुरंत एक्शन लेते हैं। लगभग बड़ी सी बड़ी घटनाओं को सबको खोलने में और अभियुक्तों को पकड़ने में सफल हो गए, पर वो सब कैमरे की मदद के कारण से हो गया। खरे बाज़ार में बाहर के चला जाए और वो आदमी हमारी इतनी फोर्स लगी रहने के बाद भी हमारे हाथ नहीं लग पाए, तो हमको इस बारे में बहुत दुख तो होता ही है कि आखिर क्या कारण है। जी, चंडीगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का आपने जिक्र किया, ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इशू और हाउसिंग का बहुत बड़ा इशू है। इन सारी चीज़ों के निवारण के लिए आपके पास क्या प्लान है सर? देखो, हाउसिंग की दृष्टि से यहाँ क्या है कि लगभग 60,000 हाउसिंग बोर्ड के बनाए हुए मकानों में ही लोग रह रहे हैं। जी, आज भी किराए पर हैं या लीज पर हैं। तो उसके कारण से आज से 25 साल पहले उन्होंने मकान लिया, आज उनके 2 बच्चे जवान हो गए, मकान वही है, उसी में उन 2 नए बच्चों को भी कहीं न कहीं जगह देना, क्योंकि ज़मीन पे जगह खरीदना और बनाना ये यहाँ इतना आसान काम नहीं है, सामान्य आदमी नहीं कर सकता। तो उसके कारण से क्या है कि उनकी समस्या को समझ करके जो एरिया आपने दे रखा है उसमें उनको एडजस्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। हर आदमी को आपने जो है ना वायलेशन के नोटिस दे करके केवल और केवल आपको ब्याज पे ब्याज लगाओ तो नहीं होगा। हमने कोशिश की है, केंद्र सरकार को भी भेजी है, काफ़ी कुछ समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जिन लोगों को वर्षों से रह रहे हैं किराए के, उनको मालिकाना हक दे दिया जाए। एक बार जो कुछ भी आपको पैसे लेना लेंगे, ताकि वो अपने मकान की भी चिंता करेंगे और वो न गिरे इसकी भी चिंता करेंगे और ठीक प्रकार से रहेंगे। पंजाब में सर एक और बहुत बड़ा इशू है, वो है धर्म परिवर्तन का। इसको लेकर लोग बड़ा चिंतित हैं, खास तौर पे अमृतसर साइड जिसको माझा बोलते हैं पंजाब में, वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है धर्म परिवर्तन। इसकी वजह क्या लगती है आपको और इसका हल क्या है? देखो, मैंने जो देखा है बॉर्डर के एरिया में, निश्चित रूप से धर्म परिवर्तन, और उसमें भी अधिकतर ईसाई बनने का जो धर्म परिवर्तन का है, वो मैंने बड़े बड़े चर्च देखे हैं जहाँ से, और संडे की प्रार्थना के बाद जब लोग निकलते हैं तो ऐसा लगता है कोई जुलूस निकल रहा है। तो अब ये जो परिवर्तन है इसका 2 कारण हो सकता है, या तो वो उनको किसी न किसी छोटे मोटे प्रलोभन से आकर्षित करते होंगे, या विदेश भेजने के नाम पर भी मैं सोचता हूँ कि इसका धर्म परिवर्तन का एक आधार बनता होगा, और बहुत बड़ी मात्रा में है ना। उसका कारण मैं तो जहाँ तक समझा हूँ कि रोजगार से, शिक्षा से, इसमें से जिन लोगों को ज़्यादा जोड़ नहीं पाए हैं, और वास्तव में आज संकट है वो दिखता है, निश्चित रूप से सबको दिखने लगा। जैसे ड्रग एक यहाँ की समस्या के रूप में जाना जाता है, वैसे ही धर्म परिवर्तन और विशेष करके बॉर्डर के ज़िलों में एक समस्या के रूप में दिखाई देता है। बिल्कुल। 2-4 सवाल आपके जीवन के बारे में मैं पूछना चाहूँगा। आपकी सर दिनचर्या कैसी रहती है? जैसे कि आपके बारे में मैंने स्टडी किया और आप बहुत सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, तो बतौर गवर्नर आपकी क्या दिनचर्या होती है? देखो, मैं सामान्यतः क्या है कि सवेरे लगभग 4 बजे उठता हूँ। जी, थोड़ी देर तक मैं थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना होता तो पढ़ लेता हूँ। 5:30 बजे मैं घूमने निकल जाता हूँ। जी, लगभग घंटा 1.5 घंटा में लगभग 4-4.5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज योग वो करता हूँ, और उसके बाद नहा धो करके पूजा पाठ करके नाश्ता लेता हूँ। नाश्ता बहुत हल्का फुल्का नाश्ता लेता हूँ, फिर दोपहर में भोजन करता हूँ, और दिन भर एक तरह से काम करता हूँ। लगभग 10-10:30 बजे बैठ जाता हूँ, रात को 7:30 बजे तक, चाहे यहाँ दफ्तर के काम निपटाना हो, चाहे मीटिंगों का काम निपटाना हो, चाहे पब्लिक को सुनना हो। जी, इसमें एक रोज़ का क्रम है। सामान्यतः जहाँ भी मुझे लोग किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो वो कार्यक्रम को भी मैं जोड़ता हूँ, ताकि जनता के बीच में जाऊँगा तो समस्या को समझने में मुझे आसानी होगी। अगर जनता से मैं मिलूँगा ही नहीं, जनता से दूरी बनाए रखूँगा, तो मैं यहाँ की हकीकत को नहीं समझ सकता हूँ। तो मैंने विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जा कर के जनता को अपने नज़दीक जोड़ने का प्रयास किया, जिसके कारण से मुझे कई समस्याओं की फीडबैक जो है ना वो जनता से ही मिली है।
जी। जिसके कारण से मैं हल करने का प्रयत्न करता हूँ। और मैंने पब्लिक हियरिंग का भी सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मैंने कहा है कि जनता को सुनो। और इसलिए बुधवार के दिन तो मेरा पूरा ही यूटी सचिवालय है ना, सवेरे 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक जनता के कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी समस्या लेकर के आ सकता है। वो अपने अधिकारी से बात कर सकता है, मुझे भी बात कर सकता है, मैं भी वहीं बैठता हूँ। और फिर जो समस्या हमको गंभीर किस्म की लगती है, जिसमें हम सब लोग बैठ के निर्णय करें, तो मैं बाद में सारे अधिकारियों के साथ बैठता हूँ कि आज मेरे पास ये समस्या आई है, जिसमें लोगों को ये प्रक्रिया है। कभी जो है ना पावर शॉर्टेज के कारण से, कभी पानी की समस्या के कारण से आता है, कभी सफाई की समस्या के कारण से आता है, कभी छोटी मोटी जो किसी शिकवा शिकायत होती है तो वर्षों तक वो चलते ही रहते हैं, पेशियां बदलते जाते हैं, आदमी घूमता रहता है, केस निपटते नहीं हैं, हज़ारों की तादाद में केस पड़े हुए हैं। तो उनको हल करने का प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई समस्या है, बच्चों को भर्ती के बारे में कोई समस्या है, पढ़ाई के बारे में किसी को कोई समस्या आती है, तो एक तरह से उनको सुनते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित भी किसी के साथ कोई घटना हो गई, कोई लूट हो गई, चोरी हो गई, या कोई किसी के साथ मारपीट हो गई, किसी ने कोई मुकदमे दर्ज कराए, तो सभी प्रकार के मुकदमे देखते हैं और जिस अधिकारी को बताना है उसको बताते हैं, तो कुछ हल निकलता है लोगों का। तो लोगों के मन में इस पब्लिक हियरिंग का। और फिर मैंने जनता के बीच में भी हर महीने में एक बार जनता दरबार के रूप में मलोया जाता हूँ, कभी जो है डड्डू माजरा में कैंप लगाता हूँ, तो वहाँ भी सारी पब्लिक के बीच में जो भी समस्या है वो आमने सामने बैठ करके सुनते हैं, सारे अधिकारी भी साथ सुनते हैं। तो मैं सोचता हूँ अधिकारियों के मन में भी लगता है कि छोटी छोटी समस्या है कि इनकी लाइट कई दिनों से बंद है, इनकी जो है ना ड्रेनेज जो है वो बिल्कुल चौक हो रही है, सीवरेज जो है वो बाहर निकल रहा है, सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल के लिए जो कमरे चाहिए वो नहीं हैं तो बहुत पुराने हैं। तो ऐसी पब्लिक की समस्याओं को सुनते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे सर गवर्नर के डेजिग्नेशन को के बारे में ये परसेप्शन होती है कि ये कंफर्ट वाला डेजिग्नेशन है, कंफर्ट जॉब है, बट आपने इस परसेप्शन को मुकम्मल तौर पे तोड़ा। ये रुचि आपकी शुरुआत शुरू से रही है कि लोगों में जाना, लोगों के साथ राब्ता कायम करना और बतौर गवर्नर भी पब्लिक मीटिंग्स करना, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है पंजाब में। देखो उसका कारण है, मैं आज जिस गवर्नर की पोस्ट पे हूँ वो मेरी उदयपुर की जनता के आशीर्वाद से हूँ। जी। मैं न तो घर से बहुत पैसे वाला हूँ, न कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाता हूँ, न कुछ नहीं। एक सामान्य अध्यापक के रूप में राजनीति में आया हूँ, तो जनता के बीच में रहा और जनता ने मुझे एक तरह से बार बार बनाया। मैं जितने चुनाव लड़ा, जनता ने जो पैसा मुझे दिया उसी से चुनाव लड़ा। मेरे को कभी घर का एक पैसा था भी नहीं, लगा भी नहीं सकता था जी। तो उसके कारण से जिस जनता ने मुझको योग्य बनाया, उस जनता का काम करना मेरा 49 साल का स्वभाव रहा है। और इस कारण से मैं यद्यपि इस गवर्नर के पद पे आ गया, जब आया तब मुझे भी बहुत मन में दुख हुआ कि यार हम इस ज़िंदगी में कैसे अपने आप को करेंगे। लेकिन मैंने फिर से तरीके निकाले जिसके कारण से जनता के बीच में और जनता से संवाद करने का प्रयास किया। जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ मेरे पास है उन यूनिवर्सिटी में जा कर के बच्चों के साथ संवाद करने का प्रयास किया। जितनी भी यहाँ सोसाइटियाँ चलती है उनके कार्यक्रम में जा कर के उनको उससे जोड़ने का प्रयास किया। तो एक तरह से मैं और मेरा जो ये जो राजभवन है, ये लोक भवन जब है, ये वास्तव में लोक भवन है। मैं हमेशा कम से कम 15-20 टोलियों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुनने का भी समय देता हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा सवेरे देता हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा शाम को देता हूँ, ताकि कोई भी व्यक्ति मेरे पास काम लेकर के अपनी समस्या लेकर के आ सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। केवल और केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए आओगे तो आपको आना थोड़ा कठिन होगा। आपके जीवन का सर इतना बड़ा तजर्बा है, तो सबसे बड़ा सबक आप अपनी ज़िंदगी का क्या मानते हैं? देखो मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में कई ऐसे मोड़ आए जिस मोड़ ने मुझे एक दिशा दे दी। मैं जहाँ नौकरी करता था वहाँ मैं संघ से जुड़ा होने के कारण से उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दे दिया 3 साल की नौकरी के बाद कि आप दोनों में से एक चूज़ करो, संघ में जाओगे या नौकरी करोगे। मैंने कहा हम संघ में जाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे, छोड़ के आ गया। तो एक जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया था। जी। दूसरा क्या है कि काम करते करते जेल चले गए इमरजेंसी में,
और जेल के कारण से उस समय परिवार को चलाना और उनको राशन पानी भी देना एक कठिन काम था। जी। लेकिन जैसे जैसे करके उस लोकतंत्र को बचाने की मुहिम की हिम्मत के साथ मदद की, तो उसके कारण से पता नहीं हमारा योग था कि इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ उसमें मुझे टिकट मिल गया। उसमें तो खड़े होते ही जीतने का ही बहाना था और कुछ था नहीं। तो एक बार हम एमएलए ऐसे बन गए हवा में। उसके बाद हमने जनता के साथ अपने संपर्क और संबंध बढ़ा करके एक जनता के एमएलए बन गए और उसके कारण से जनता ने हमेशा से मदद की। जी। मुझे पता चला आपकी कबीलदारी भी बहुत बड़ी है, फैमिली बड़ी है, टचवुड। और मेरी 2 बेटियां हैं और आपकी 5 बेटियां हैं, तो बेटियों से राब्ता फिर कैसे होता है? देखो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। क्या पता मैं उन बेटियों के भाग्य से ही इस तरह से आगे बढ़ता रहा। क्या बात है। कोई न कोई तो उसमें आधार होता है। और मैंने बेटियां और बेटे में कोई फ़र्क नहीं। आज भी मैं कभी कोई काम पड़ जाता, बीमार होता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मेरे बेटे होते भी सही तो शायद आने में देर लग जाती, पर बेटियां जो है ना 2-4 घंटे में कोई न कोई आई जाती है, देख लेते हैं। तो एक तरह से उनका प्यार मिलता है और हमने अपनी जिम्मेदारी जो कुछ भी थी वो उनकी शादी ब्याह करके उनको योग्य है ना वर मिले। वो लड़का ढूंढा हमने, तो कोई पैसा कौड़ी ढूंढा नहीं था। सब अपने अपने बूते पर खड़े होते गए। और मैं कहता हूँ जब हम भला करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारा भला का देखता है। सर, आप एक चीज़ को मानते हैं कि चाहे हम कितने भी एडवांस हो जाएं, ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहे हमारी जो भी रहें, बट हमारे मुल्क में बेटी और बेटे का भेदभाव स्टिल है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? सोशल सिक्योरिटी नहीं है औरतों को, या क्या वजह? और उसका कारण ये है, एक तो क्या है कि बेटियों की शादी में बहुत अधिक खर्चा होता है जो सामान्यतः व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होता है। जी सर। अब पिछले कुछ सालों से ज़रूर कम हुआ। पहले बीच के सालों में दहेज प्रथा के कारण से बच्चियां एक बहुत बड़ी परेशानी होती थी कि उनको कैसे लड़का मिलेगा, तो उसके कारण से भी आता था। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा कहा जाता है कि अगर अपनी संतति आगे नहीं बढ़ेगी तो अपना क्या होगा कुटुंब का, इसलिए लड़का होना ज़रूरी है। तभी जाकर के आपका लड़का पोता पोती ऐसे चलते रहेगा, आपके कुटुंब का चलता रहेगा। लड़की जो है ना वो दूसरे घरों की संपत्ति बन जाएगी, जी। तो आपके पास बुढ़ापे में कौन रहेगा। जी। तो उसके कारण से भी होता है। लेकिन सामान्यतः मैं सोचता हूँ ये बीच का जो कालखंड ऐसा निकला अंग्रेज़ों के समय से लेकर के देश की आज़ादी के प्रारंभ में, इसमें लड़कियां जो है ना एक तरह से भार स्वरूप हो गई। उनको पढ़ने जाने नहीं देते थे, उनको घर से बाहर नहीं निकलने नहीं देते थे। तो स्वाभाविक रूप से केवल न तो वो स्वयं अपनी, अब तो लड़कियां भी कमाने लायक हो गई, लड़कियां भी अपने सेल्फ स्टैंड हो गई, तो उसके कारण से अब लड़के और लड़कियों में ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता है। सर सॉरी, मैं पर्सनल पूछ रहा हूँ, आपने खुद को कैसे समझाया? आपने अपने परिवार को, खुद को, जैसे आपने बोला कि बोला जाता वंश नहीं आगे बढ़ेगा, बुढ़ापे में सहारा कौन होगा, तो दोनों चीज़ें आपने फेस की हैं। आपने खुद को कैसे समझाया कि बेटियां हैं या बेटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखो, मेरे तो कुछ संस्कार इस तरह से रहे कि जिस घर में बेटी नहीं होती ना वो घर सफल नहीं होता है। हमारे यहाँ तो अगर बेटी मेरे नहीं होती तो भी किसी दूसरे की बेटी को लेकर के भी मेरे घर में शादी कराते थे, ताकि मेरे घर में भी कोई कम से कम किसी बेटी की विदाई हो, जी। एक अच्छा माना जाता था। तो मैं सोचता हूँ दूसरा क्या है कि बेटी जो है ना उसको भी आप पढ़ा लिखा करके उतना ही होशियार बना दो जितना बेटे को करते हो, तो वो भी आपकी सब प्रकार से देखभाल करेगी और उसको अच्छा लड़का मिलेगा तो वो भी आपके साथ, उसके 2 माँ बाप हो जाएंगे। एक अपने माँ बाप भी हैं, एक हम भी उनके हैं क्योंकि हम बेटी के माँ बाप हैं। तो सामान्यतः अब वो अंतर नहीं दिखाई देता। प्रारंभ में जब लड़कियां थी तो थोड़ा सा ये विचार जरूर आता था कि यार इतनी शादियां करेंगे, इनका पैसा कहाँ से जुटाएंगे, अपने पास तो कोई आमदनी के सोर्स नहीं है। तो ये पता नहीं वो उनके भाग्य से आया और भाग्य से हो गया है। पंजाबियों के स्वभाव में सर आपको कोई 2-3 चीज़ें अच्छी और 2-3 चीज़ें बुरी क्या लगती हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है? तो मैं सोचता हूँ कि पंजाबियों में सब चीज़ें अच्छी है। थोड़ा सा उनका सेंटिमेंटल जो स्वभाव है, एकदम तुरंत आवेश आ जाना, उसके कारण से मैं सोचता हूँ कि उस पर कैसे कंट्रोल हो। जी। मतलब क्या है कि उनको कभी एक चीज़ गलत तो गलत ही गलत लगी
तो मैं सोचता हूँ कि हमेशा सामने वाले को भी समझने का मौका देना चाहिए और समझने का प्रयत्न करना चाहिए। बाकी बहुत मेहनती हैं, एक तरह से इंजीनियरिंग काम में तो पंजाबियों का कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब वो चाहे जैसा टूल्स बना दे, 2 घंटे देख करके मशीन को, मशीन समझ जाता है, पता नहीं शुरू से ही उसकी कोई ऐसी एबिलिटी है। और परिश्रमी रही है और लड़ाकू स्वभाव रहा है, तो एक तरह से फौज में भी और फौज से बाहर रह कर के भी देश को बचाने के लिए उन्होंने कई वर्षों से कुर्बानियाँ दी है। तो केवल और केवल ये लगता है कि ये जो सेंटिमेंटल स्वभाव है, इसको थोड़ा सा शांति से बैठकर विचार करके ही कोई निर्णय करना चाहिए। मिनॉरिटी होने के नाते पंजाबी थोड़ा इनसिक्योर भी फील करते हैं। आपको इनकी इनसिक्योरिटी की वजह क्या लगती? वो उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील करता है पंजाब कि शायद हमें डोमिनेट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा सामान्य तो नहीं है, पर कुछ घटनाएं ऐसी घट गई जिनके कारण से उनके मन में ये स्वाभाविक आना स्वाभाविक हो गया था। तो मैं सोचता हूँ कि इस घटनाओं के कारण से हम हमेशा के लिए मान लें कि ऐसे ही चलेगा। सामान्यतः हमारे गांव, मैं तो एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, हमारे वहाँ केवल एक ही पंजाबी का घर था जी। लेकिन उस पंजाबी के घर से सारा गांव खुश था। हर समय रात में अंधेरे में मदद करने का काम भी करते थे, केवल साइकिल की दुकान चलाते थे। तो गांव में कोई अंतर नहीं था। लेकिन ये तो क्या है कि ये जो राजनीतिक उखाड़ पछाड़ के कारण से जो सेंटिमेंटल आपस में टकराव हुआ है, उसके कारण से मन में कुंठाएँ हो गई, उसके कारण से कुंठित हो गए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये जो आपका अमृतसर का है स्वर्ण मंदिर, जी कौन हिंदू ऐसा होगा जो अमृतसर आया होगा और स्वर्ण मंदिर नहीं गया होगा? जी। और आप कौन ऐसे होंगे जो है ना हमारे जो बाकी तीर्थ हैं उनमें नहीं गए होंगे? सब जाते थे। लेकिन ये कुछ बीच का जो कालखंड ऐसा निकला जिस कालखंड में एक वैमनस्यता का भाव पैदा हो गया और उसके कारण से दोनों के भाव जो है ना अलग हो गए। फिर क्या है कि राजनीति जो है ना वो एक तरह से जोड़ती नहीं है, वो तोड़ती है। जी। और उसके कारण से भी कई बार राजनीतिक स्वार्थ के कारण से भी एक दूसरे में डिफरेंस पैदा करके अपना उल्लू सीधा करने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं सोचता हूँ अगर सिख की स्थापना हुई तो किसके कारण से हुई? धर्म की रक्षा के लिए हुई थी ना। जी। अगर पंच प्यारे बनाए तो किस कारण से बनाए थे? वो ये थोड़ी थे कि वो सभी कोई एक विशेष धर्म के थे, सब प्रकार के धर्म के लोग थे। तो हमारे यहाँ अंतर नहीं था, पर हमारे देश को कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी भी ताकतवर देखना नहीं चाहते हैं, तो वो अलग अलग तरीके निकालते हैं जिससे कमज़ोर किया जाए। आखिरी सवाल सर, आने वाले समय में पंजाब के लोग गुलाब चंद कटारिया जी को किस तरह से याद करें? देखो, मैं तो केवल एक उनका जनसेवक हूँ। भगवान की कृपा से मुझे यहाँ जो काम मिला है वो यहाँ की जनता की और सेवा करने के लिए मिला है, उन पर राज करने के लिए नहीं मिला है। और मैं यही भाव रख कर के उनसा काम करता हूँ। तो मैं उनकी हर समस्या को सुलझाने का प्रयास करता हूँ, चाहे यहाँ से हो चाहे दिल्ली से भी हो, तो भी मैं जा कर के बात करके उसको किस तरह से हल करने का प्रयत्न करें ताकि हम सब मिल कर के देश को मजबूत बनाएं, तब हमारा देश दुनिया में नंबर 1 बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।